5 करोड़ लोग, यह है उन लोगों की गिनती जो 1876 से 1879 के बीच सिर्फ 3 सालों में भूख और प्यास से मारे गए थे। इंडिया में, चाइना में, ब्राजील, अफ्रीका में एक साथ, एक ही वक्त पर। कोई वॉर नहीं थी उस समय, कोई बीमारी भी नहीं फैली थी और कोई बम ब्लास्ट भी नहीं किया गया था। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि बारिश सही से नहीं आई थी उस समय। और बारिश क्यों नहीं आई थी? क्योंकि पैसिफिक ओशियन का पानी थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया था। आप खुद एक बार सोचिए कि एक ओशन में गर्म पानी और उसकी वजह से इंडिया, चाइना, अफ्रीका में करोड़ों लोग मारे जाते हैं। ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये हुआ था सच में। इसका नाम है एल नीनो और ये 1876 की पुरानी हिस्ट्री नहीं है। 2015 में हुआ था, 2023 में हुआ था और क्लाइमेट चेंज के साथ आगे और भी खतरनाक होता हुआ चला जाएगा। अभी इस वक्त 2026 में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 95 शहर मात्र इंडिया में ही हैं। पूरी दुनिया में अफ्रीका है, अमेरिका है, मिडिल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन 95 सबसे गर्म जगह सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही आके बस चुकी हैं। टेम्परेचर्स काफी जगह पे 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ओराई, औरैया, प्रयागराज, राजस्थान के जैसलमेर, फलोड़ी, ये सब एक्सट्रीम हाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। साल 2000 से 2020 के बीच में सिर्फ हीट वेव से इंडिया में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2030 तक इंडिया 5.8% डेली वर्किंग आवर्स गर्मी की वजह से खो देगा। मतलब किसान खेत में काम नहीं कर पाएंगे, मजदूर धूप में खड़ा नहीं हो पाएगा, इकोनॉमी सीधा मारी जाएगी। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही बड़ी प्रॉब्लम है अलग अलग चेहरे के रूप में। क्लाइमेट चेंज और इसका सबसे खतरनाक हथियार है एल नीनो। सन 1900 के शुरू में एक ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया में आता है, गिलबर्ट वॉकर। एक सवाल से वो इतना ज्यादा परेशान रहता है कि रातों में सो नहीं पाता है और वो सवाल ये था कि मानसून आखिरकार फेल क्यों होता है। मतलब कि सर्दी टाइम पे क्यों नहीं पड़ती है, बारिश सही से क्यों नहीं होती है और गर्मी कभी कभी इतनी ज्यादा क्यों हो जाती है। ये कोई बेकार का ऑब्सेशन नहीं था। 1876 का अकाल अभी भी ताजा था। उस समय में करोड़ों लोग मारे गए थे। वॉकर चाहता था कि अगर पहले से प्रिडिक्ट किया जा सके कि मौसम कैसे होने वाला है तो ये सारी जो मौतें होती हैं इनको रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है। उसने दुनिया भर के वेदर का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया सालों तक, और वो भी खुद से ही, क्योंकि उस समय कंप्यूटर्स तो होते नहीं थे, कैलकुलेटर्स भी नहीं थे, हाथ से। और एक दिन उसने कुछ अजीब देखा। पैसिफिक ओशन के दूसरे छोरों से एक सीसो पैटर्न था। एक साइड का प्रेशर बढ़ रहा था और दूसरी साइड का पैटर्न घट रहा था। और जब ये सीसो टिल्ट होती है तो इंडिया का मौसम बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। उसने इसको नाम दिया साउथर्न ऑस्किलेशन। जब वॉकर ने ये थ्योरी दी तो इस थ्योरी के सभी ने रिजेक्ट कर दिया और वॉकर को डिसमिस कर दिया गया। क्रेडिट लिए बिना ही वो बंदा यहाँ से चला गया। फिर 1960 में एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट जैकब ब्रेकनेस ने मिसिंग पीस ढूंढी इसमें कि आखिर इसमें मिसिंग क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरी में। पैसिफिक का जो सरफेस होता है वही टेम्परेचर का पूरा गेम कंट्रोल कर रहा था। गर्म पैसिफिक एल नीनो, थोड़ा पैसिफिक ला नीनो। और वॉकर बिल्कुल सही था। सिर्फ 60 साल पहले था ENSO, एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन। एक इग्नोर्ड रिसर्च आज पूरी दुनिया की वेदर फोरकास्टिंग की नींव रखी थी उसने। नॉर्मल साल में जब एल नीनो नहीं होता है तो पैसिफिक पे एक पावरफुल विंड चलती है जिसे कहते हैं ट्रेड विंड्स। ये वेस्ट की तरफ से चलती है, पेरू से फिलीपींस की तरफ, और वार्म वाटर को पैसिफिक से वेस्टर्न साइड पे पुश करती हैं। यही वेस्टर्न पैसिफिक का गर्म पानी इंडियन ओशन को एनर्जाइज करता है। यही हमारे मानसून का फ्यूल है, मतलब कि इसी से बारिश वगैरह आती है। अब एल नीनो वाले साल क्या होता है कि ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, वार्म वाटर वेस्ट नहीं जाता है, सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में रुक जाता है। वहीं पर पेरू के पास पानी गर्म हो जाता है, क्लाउड्स और रेन वहां चली जाती हैं जहां गर्म पानी होता है। ऑस्ट्रेलिया ड्रॉट है, साउथ ईस्ट एशिया ड्रॉट है। जो इंडिया का मानसून है यहाँ पे आते आते कमजोर पड़ जाता है क्योंकि फ्यूल खत्म हो जाता है। डेफिशिएंट मानसून, सूखे खेत हो जाते हैं, खाली रिजर्वर्स हो जाते हैं और प्यासे लोग हो जाते हैं। और जब बात आती है स्ट्रॉन्ग एल नीनो की तो उस समय इंडिया की रेनफॉल एवरेज से 10 से 20% तक कम हो जाती है और इस साइकिल 2 से 7 साल में रिपीट होता है। ये कोई रेयर इवेंट्स नहीं है, ये एक रेगुलर रिटर्निंग प्रॉब्लम है जो कि अब और भी ज्यादा रेगुलर होती हुई चली जा रही है। अब जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में 50% से ज्यादा फार्मिंग डायरेक्टली रेन वाटर पर डिपेंड करती है। कोई कैनाल नहीं होती है, कोई ट्यूबवेल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंसी रहती है। और जब एल नीनो वीक मानसून लाता है तब राइस, दाल, शुगर के सब खराब होने लगते हैं कम पानी की वजह से। और जो किसान पहले से कर्ज लेके बैठा है कि पैसा आएगा फसल से, तब मैं वो कर्ज चुका
दूंगा तब वो धीरे धीरे और खराब होती हुई चली जाती है। 2002 में स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया था। मानसून 19% बिलो नॉर्मल था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में अकाल जैसे हालात हो गए थे और करोड़ों का एग्रीकल्चरल लॉस हुआ था। फिर 2015 से 16 में 150 सालों का सबसे पावरफुल एल नीनो आया था। मराठवाड़ा में लोग पानी के लिए रो रहे थे, रिजर्वायर्स खाली हो गए थे, रिवर सूख गई थी। गवर्नमेंट को ट्रेन से पानी भर के भेजना पड़ा था, वाटर एक्सप्रेस के नाम से। एक स्टेट को ट्रेन से पानी सप्लाई करना पड़ रहा था। सोचिए इतनी ज्यादा खराब हालात थे। और उसी वक्त किसानों की सुसाइड करने की भी खबरें बार बार आ रही। कर्ज, सूखी फसल, इंश्योरेंस नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ यही स्टैटिक्स नहीं थे, ये इंसान थे, किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे। फिर सन 2019 में चेन्नई में 4 रिजर्वायर्स ऑलमोस्ट इम्पटी हो गए थे। होटल बंद करने पड़ गए थे। लोग अपने ऑफिस में बोटल्स लेकर जा रहे थे। सोचिए इंडिया की एक मेजर सिटी थी और उसमें पीने के लिए पानी नहीं बचा था। फसल खराब होती है, सब्जी, दाल, अनाज के दाम चढ़ जाते हैं, किसान को लॉस होता है और कंज्यूमर्स को भी खाने के लिए खाना नहीं मिलता है। 1876, 1899, 1918, 1972, 1982, 2002, 2009, 2015 इंडिया के हर बड़े ड्रॉट ईयर्स के पीछे एल नीनो ही होता है। ये कोई इंसिडेंस नहीं है, ये क्लियर डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है जो धीरे धीरे और भी ज्यादा रेगुलर होते हुए चला जा रहा है। अब देखो, ये एल नीनो तो एक नेचुरल साइकिल है। ये अपने आप आता है और अपने आप चला जाता है, मतलब कि खत्म हो जाता है। लेकिन हमने खुद अपनी धरती को अपने कामों से इतना ज्यादा कमजोर कर दिया है कि अब छोटी सी भी मार पड़ती है तो हमें बहुत ज्यादा बड़ी लगने लगती है और हम संभल नहीं पाते हैं। अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो जहां पे पहले तालाब हुआ करता था, अब वहां पे प्लॉट बन गया है, या फिर पार्किंग लॉट खुल गया है, या फिर वहां पर कोई शॉपिंग मॉल बनने वाला है। गांव के जो छोटे छोटे तालाब थे वहां पे कब्जे करके अब घर बना लिए गए हैं। पानी को रोकने की, जमीन के अंदर भेजने की अब कोई जगह नहीं बची है। पेड़ काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्री के नाम पर 4 लेन रोड्स बनाई जा रही हैं, नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। कोई नोटिस नहीं करता है। एक दिन पूरा का पूरा जंगल था, अगले दिन सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक बड़ी सी कंक्रीट की दीवार खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या हुआ जब वो पेड़ चला गया? हर पेड़ एक छोटा था, सीधी धूप जमीन पर नहीं पड़ती थी, एक वाटर पंप था, रूट्स जमीन में गहरी जाती थी, बारिश का पानी अंदर दाखिल हो जाया करता था। एक नेचुरल एसी था, आसपास का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री तक ठंडा रखता था। मिट्टी का रक्षक था, मतलब कि इरोजन्स नहीं होते थे। अब उनकी जगह कंक्रीट आ गए हैं, एस्फाल्ट आ गए हैं, और कंक्रीट का एक ही काम है, पानी को जमीन में न जाने देना। बारिश आई तो सीधे सीधे नाली में गई, नाली से सीधे बाहर चली गई, जमीन के अंदर तो गई ही नहीं। यही है अर्बन हीट आइसलैंड। पूरा शहर कंक्रीट और एस्फाल्ट से ढक जाता है, वो एक भट्टी की तरह गर्म होने लगता है, रात को भी ठंडा नहीं होता है। जो पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे अब वो भी नहीं है, तो नेचुरल कूलिंग भी नहीं होती है। तो एक तरफ एल नीनो मानसून तोड़ रहा है, दूसरी तरफ हम खुद अपनी धरती की कैपेसिटी को खत्म कर रहे हैं, पानी रोकने की, ठंडा रखने की, और जो सूखा तो होगा ही होगा। अगर इसको देखेंगे, ये कोई नेचुरल तो है नहीं, इसको हमने खुद अपने तरीके से बनाई है। अब हम एल नीनो को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उससे होने वाले डैमेज को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और ये प्रूवन भी है। अर्ली वार्निंग्स, आईएमडी और एनओए आज मंथ्स पहले ही एल नीनो डिटेक्ट कर लेते हैं। 2023 में अप्रैल में ही वार्निंग आ गई थी, 3-4 महीने एडवांस में। क्रॉप एडवाइजर्स, वाटर कंजर्वेशन अलर्ट्स, रिलीफ फंड्स प्री एलोकेटेड, सब पॉसिबल हो जाता है। बस पॉलिटिकल विल चाहिए कि डाटा को एक्शन में कन्वर्ट करें। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइस और व्हीट ज्यादा पानी मांगती हैं। इंडिया में खुद ही ऐसे क्रॉप्स हैं जो कम पानी में थ्राइव करती हैं। बाजरा, ज्वार, रागी किसान तब उगाएगा जब डिमांड होगी, और डिमांड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बाजरे की रोटी खाओ, रागी का डोसा बनाओ, छोटी चीजें सीधा असर करती हैं। और तीसरा है पानी बचाना। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर 40 से 60% पानी बचा लेते हैं। राजस्थान में कम्युनिटीज ने पुराने जोड़ रिवाइव करके सूखे सर्वाइव करने शुरू कर दिए हैं, गवर्नमेंट के बिना ही। घर में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, लीगल है, कुछ स्टेट्स में सब्सिडीज भी होती हैं इसके लिए। पेड़ लगाना चाहिए, तालाब बचाना चाहिए। ये कोई स्लोगन नहीं है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर पेड़ एक वाटर पंप की तरह है, हर तालाब एक रिजर्वायर है। जब कोई रोड के लिए पेड़ काट रहा है, जब कोई पॉन्ड पे प्लॉट बना रहा है, ये फ्यूचर सूखे की प्रिपरेशन हो रही है। लोकल बॉडीज पे प्रेशर डाला जा करके पॉन्ड्स को रिवाइव किया जा सकता है। और सीधी बात यह है कि फॉसिल फ्यूल्स जलाना, डिफॉरेस्टेशन अलाउ करना,
वाटर लैंड खत्म करना, हम डायरेक्टली एल नीनो को और डेडली बना रहे हैं। पैसिफिक का बेसलाइन टेम्परेचर बढ़ चुका है, मतलब कि अगले एल नीनो का इफेक्ट और भी ज्यादा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की बात नहीं है, ये हमारे मानसून की बात है, हमारे पानी की बात है, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको आपके शहर का टेम्परेचर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।